बचाओ, कोई कोई मुझे बचाओ। राजकुमारी चंद्रकांता, और जोर से चिल्लाओ। पर याद रखो, यहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। लोहे के पिंजरे में कैद चंद्रकांता घुटनों के बल जमीन पर गिरी हुई थी। चारों ओर से भयानक आग की लपटों ने उसको घेर रखा था, पर उसके दिल में एक और बड़ी आग जल रही थी, अपने प्रेम को खो देने का डर। चंद्रकांता ने पूरी ताकत जुटाकर अपने मन की गहराइयों से रोते हुए एक नाम पुकारा, वीरेंद्र। चंद्रकांता। जहाँ एक ओर चंद्रकांता लोहे के पिंजरे में कैद थी और घुटनों के बल जमीन पर गिरी हुई थी, चारों तरफ आग की भयंकर लपटें उठ रही थीं, लेकिन उसके मन में अपने प्रेम को खो देने का डर समाया हुआ था और अपने प्रेमी राजकुमार वीरेंद्र को वो बुला रही थी। वहीं दूसरी तरफ युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को हराते हुए वीरेंद्र सिंह की जुबान पर भी बस एक ही नाम था, चंद्रकांता। मैं आ रहा हूँ चंद्रकांता, तुम्हें कैद से आजाद कराने में आ रहा हूँ। ये कहानी है नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र, विक्रम और विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता के ऐसे प्रेम की जिसे न आग मिटा सकी, न तलवार और न ही समय। जिस समय ये आग चंद्रकांता की काल कोठरी को निकल रही थी, ठीक उसी पल चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त के दिल में भी एक और भयानक आग भड़क रही थी। ये आग सिर्फ एक साम्राज्य को नहीं, बल्कि दो दिलों की किस्मत को भी जलाकर राख कर सकती थी। चुनारगढ़ का वो रहस्यमय कमरा जहां महल के लोग नजर भी नहीं डालते थे। कहा जाता था वहां हवा भी शिवदत्त की इजाजत लेकर चलती है। दीवारों पर लगी मशालें बुझने को थीं, कोनों में जाले लगे थे, हवा में सांप की गंध थी और जले हुए तेल की बदबू आ रही थी। फर्श पर लाल सिंदूर और पीले पत्ते बिखरे हुए थे, जैसे किसी गुप्त पूजा के बाद बचे हों। बीच में एक ऊंचा पुराना आईना रखा हुआ था, जिसका शीशा धुंध और साए जैसा दिख रहा था। उसमें शिवदत्त का चेहरा कई बार झलक रहा था और वो हर बार पहले से ज्यादा डरावना दिख रहा था। शिवदत्त काले कपड़ों में था और हाथ में एक लंबा काला नाग पकड़े खड़ा था। नाग फन हिलाते हुए फुंकार रहा था और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। धीरे से शिवदत्त ने नाग को अपने होंठों के पास लाया। उसने हल्का मुंह खोला और उसकी जीभ एक लहू सी चमक के साथ बाहर निकली। अगले ही पल नाग के जहरीले दांत उसकी जीभ में धंस गए। एक घातक पीड़ा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और साथ ही हवा में एक लोहे जैसी खट्टी गंध फैल गई। शिवदत्त की सांसें तेज होने लगीं, उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़कर बिंदु हो गईं। अब आईने में उसका चेहरा बदलने लगा था। मासल मानवीय चेहरा अब किसी दानवी आकृति में बदल रहा था। अचानक मशाल की लौ भभककर तेज हो उठी। दीवारों पर नाचती छायाएं विकराल का रूप लेने लगीं। उसके होठों से एक धीमी पर डरावनी हंसी निकली। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता तुम्हें पाने से, चंद्रकांता। शिवदत्त के सामने मखमली मेज पर सुनहरे फ्रेम में जड़ी चंद्रकांता की तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में उसकी आंखें जैसे शीशे को चीरकर सीधा दिल तक पहुंच रही थीं। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई राज छुपा हो। कमरे में अगरबत्ती और महंगे इत्र की खुशबू थी, लेकिन शिवदत्त की सांसों में बस चंद्रकांता की याद बसी हुई थी। उसके सामने गहरे लाल रंग की शराब के कई प्याले रखे थे, जो मशाल की रोशनी में खून जैसे चमक रहे थे। वो प्याला उठाकर होंठों से लगाता है और उसने फिर एक घूंट पी लिया, लेकिन उसकी नजरें तस्वीर से एक पल भी नहीं हटी। उसके होंठों से धीमी भारी बड़बड़ाहट निकली। इस शराब में भी वो नशा नहीं जो तुम्हारी आंखों में है। उसकी आवाज में प्यास थी, चाह थी और एक खतरनाक जुनून की तपिश। चंद्रकांता, बस एक बार तुम चुनारगढ़ आ जाओ, तुम्हें अपने सपनों की रानी बनाकर रखूंगा मैं। उसकी आंखों में जिद साफ दिख रही थी, लेकिन शिवदत्त को यह पता भी नहीं था कि जिस चंद्रकांता को वो अपनी मुट्ठी में कैद करने का सपना देख रहा है, वो अब उसकी पहुंच से बहुत दूर किसी और कैद में है। और इस खेल में शिकारी सिर्फ वो अकेला नहीं था, कई और लोग थे जो चंद्रकांता की तलाश में चुनारगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। राजकुमार युद्ध में जीतकर अपने भरोसेमंद सेनापति तेज सिंह और तेज सिंह की निडर प्रेमिका ज्वाला के साथ चंद्रकांता को ढूंढते ढूंढते चुनारगढ़ पहुंच गया। चुनारगढ़ की गलियां भीड़ से भरी थीं, रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, मसालों की खुशबू से महकती हवा, लोहे के हथियारों की टंकार और हर तरफ सौदेबाजी की आवाजें गूंज रही थीं।
नौगढ़ के राजकुमार विक्रम, उनके भरोसेमंद सेनापति तेज सिंह और तेज सिंह की निडर प्रेमिका ज्वाला भीड़ में आम लोगों की तरह घुलकर चल रहे थे। तीनों का भेष इतना साधारण था कि कोई पहचान भी नहीं सकता था। वो बस एक सुराग ढूंढ रहे थे जिससे पता चल सके कि राजकुमारी चंद्रकांता कहाँ कैद है। तभी तेज सिंह ने देखा कि वीरेंद्र सिंह की आंखों में चंद्रकांता को मिलने के लिए आंसू बह रहे थे। युवराज, हौसला रखिए, हम आपकी चंद्रकांता को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। खुद पर भरोसा रखिए। मुझे खुद से ज्यादा हमारे प्यार पर भरोसा है, पर रह रहकर मुझे चंद्रकांता की आवाजें आ रही हैं, मानो वो मुझे मदद के लिए बुला रही है और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा। तभी अचानक एक ऊंची आवाज ने वीरेंद्र और तेज सिंह को चौकन्ना कर दिया। होशियार, खबरदार, चुनारगढ़ के सेनापति महान क्रूर सिंह बाजार में पधार रहे हैं। ज्वाला चौंक कर बोली। क्रूर सिंह? और वो यहाँ क्या कर रहा है? तेज सिंह ने फुसफुसा कर कहा, हमें तुरंत छिपना होगा। अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो हालात हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तीनों तेजी से भीड़ को चीरते हुए एक अंधेरी तंग गली के साए में जा छिपे। वहां से उन्होंने देखा कि क्रूर सिंह अपनी चालबाज मुस्कान के साथ बाजार में दाखिल हुआ। उसके साथ उसके दोनों चमचे नाजिम और आमिर भी थे, जो हर वक्त उसके हुक्म पर झुकने के लिए तैयार रहते थे। क्रूर सिंह ने आगे बढ़ते हुए दुकानों से बिना पैसे दिए सामान उठाया। ऐसा लग रहा था मानो मसाले, रेशम, गहने सब कुछ उसकी जागीर हो। किसी दुकानदार ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी आंखों में एक ऐसा अहंकार था जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। वो एक बूढ़े दुकानदार को धक्का देकर बोला, क्रूर सिंह के सामने तो हवा भी उसकी इजाजत लेकर बहती है और तुम हमारे सामने आंखें ऊंची किए खड़े हो। दोबारा ऐसी गलती की तो इन आंखों की गोटियां निकालकर पास का खेल खेलूंगा। आमिर, नाजिम, देखते क्या हो, हुजूर से माफी मांगो। बूढ़े दुकानदार ने क्रूर सिंह के पैरों में पड़कर उससे माफी मांगी। क्रूर सिंह की कर्कश हंसी बाजार में गूंज गई और लोगों ने नजरें झुका ली। दूर से ये सब देखकर युवराज वीरेंद्र विक्रम का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीसते हुए बुदबुदाया, ये हरामखोर हमसे बचकर यहाँ मौज मस्ती कर रहा है। हो ना हो चंद्रकांता के अपहरण में इसका ही हाथ है। मैं इसे अभी सबक सिखाऊंगा। वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि तेज सिंह ने उनके कंधे पर हाथ रखकर रोक दिया। नहीं युवराज, शेर की मांद में घुसकर उससे पंगा नहीं लिया जाता। अभी नहीं, हमें जोश से नहीं होश से काम लेना है। तेज सिंह की बात सुनकर वीरेंद्र ने खुद को काबू में किया। तभी ज्वाला, जो अब भी क्रूर सिंह पर नजर गड़ाई हुई थी, हल्की मुस्कान के साथ बोली, लेकिन इससे एक फायदा हो गया। अब हमें चुनारगढ़ के महल में घुसने का रास्ता मिल गया। उसकी बात सुनकर तेज सिंह की आंखों में भी शिकार की चमक लौट गई। वीरेंद्र की पुतलियों में एक ठंडी लेकिन खतरनाक योजना जन्म लेने लगी। ज्वाला, तुम्हारा मतलब है कि क्रूर सिंह के पीछे पीछे चलकर हम महल तक पहुंच सकते हैं? हाँ, ये आदमी जहाँ जाएगा वहीं से महल का सबसे सुरक्षित रास्ता मिलेगा और शायद इसी रास्ते से हम चंद्रकांता तक भी पहुँच सके। विक्रम सिंह की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक आ गई, लेकिन वो तुरंत गंभीर हो गया। ध्यान रहे, हमारी एक भी गलती चंद्रकांता की जान ले सकती है। तीनों क्रूर सिंह पर नजर रखते हुए भीड़ में ऐसे घुल मिल गए जैसे बस बाजार में घूमने आए हो। क्रूर सिंह अपने सेवकों के साथ दुकान दुकान घूमते हुए अंत में शहर के पिछले हिस्से की एक तंग अंधेरी गली में मुड़ा। उस गली के दोनों ओर जर्जर दीवारें थीं और बीच में एक टूटा फूटा लकड़ी का दरवाजा जिस पर लोहे का ताला लटका हुआ था। नाजिम ने आगे बढ़कर ताले पर हल्की सी दस्तक दी। तुरंत भीतर से किसी ने ताला खोला और दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। क्रूर सिंह उसके दोनों सेवक अंदर चले गए। दरवाजा फिर से बंद हो गया। युवराज, ये रास्ता सीधे महल के तहखाने तक जाता है। मैंने सुना है वहाँ से होकर ही गुप्त कैद खानों तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन ये देखो, गली के कोनों में 2-3 साए खड़े हुए थे जो नजर बचाकर कुछ देख रहे थे। ये तो हमारे आदमी भी नहीं है। फिर ये कौन है? मतलब चंद्रकांता को ढूंढने हम अकेले नहीं आए हैं, और जो भी ये लोग हैं उनका इरादा अच्छा नहीं लग रहा। उससे पहले कि वो कुछ और सोच पाते, गली के एक छोर से अचानक तलवार की चमक दिखाई दी और हवा में एक चीख गूंजी, पकड़ो इन्हें। गली के अंधेरे को चीरती हुई तलवारों की चमक ने तीनों को चौकन्ना कर दिया। पीछे मुड़ते उन्होंने देखा कि काले कपड़ों में ढके चेहरों पर कपड़े बांधे 5-6 आदमी उनकी ओर दौड़ते आ रहे थे। युवराज, लगता है हमारी पहचान खुल गई है। तो अब इन्हें पहचान पक्का करवा देते हैं। पहला हमलावर वीरेंद्र पर टूट पड़ा, लेकिन एक ही बार में उसकी तलवार दूर जा गिरी। ज्वाला ने भी कमर से खंजर निकाला और 2 हमलावरों की राह रोक ली।
गली में तलवारों की टंकार और चीखें गूंजने लगीं। ज्वाला पीछे हटो, इन्हें रोकना मेरा काम है। लेकिन उसी वक्त पीछे से एक हमलावर ने ज्वाला की बांह पकड़ ली, उसकी कमर में खंजर भोंक दिया और तेजी से वीरेंद्र के पास आ खड़ी हुई। भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये अज्ञात लोग हर तरफ से गली को घेर चुके हों। अब यहाँ रुकना मौत को दावत देने जैसा है। महल का रास्ता हमें अभी इसी वक्त लेना होगा। चलो उस दरवाजे की तरफ। तीनों दौड़ पड़े। गली में बची खुची रोशनी में उन्होंने देखा कि वो पुराना लकड़ी का दरवाजा अभी थोड़ा सा खुला था। तेज सिंह ने उसे जोर से धक्का दिया और तीनों अंदर घुस गए। अंदर आते ही उन्हें सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दी। पीछे से शोर गूंज रहा था। हमलावर उनका पीछा कर रहे थे। जो भी इस रास्ते के अंत में होगा वो हमें चंद्रकांता तक जरूर ले जाएगा। लेकिन नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि तहखाना खाली नहीं था। अंधेरे में एक रहस्यमय आकृति हाथ में मशाल लिए उनका इंतजार कर रही थी। तहखाने की नमी भरी ठंडी हवा में वो मशाल की टिमटिमाती लौ और भी ज्यादा रहस्यमय लग रही थी। आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में और आधा लौ की रोशनी में था। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। कौन हो और हमें यहाँ लाने का मकसद क्या है? अगर तुम्हें चंद्रकांता को देखना है तो मेरी बात माननी होगी, लेकिन इस रास्ते में एक भी गलती तुम्हें उसी आग में पहुंचा देगी जिसमें वो इस वक्त कैद है। और अगर हमने तेरी बात ना मानी तो? तो तुम्हारी लाशें भी इस महल के तहखाने की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी, जैसे औरों की हो चुकी है। उसकी बात खत्म होते ही दीवारों से हल्की हल्की खुरचने जैसी आवाज आने लगी। वीरेंद्र ने चारों ओर देखा। तब उसे समझ आया कि यह तहखाना सीधा नहीं बल्कि कई गुप्त दरवाजों, छुपी हुई सुरंगों और जालों से भरा हुआ है। मेरे पीछे आओ, लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर कदम रखने वाला हर यात्री जिंदा नहीं लौटता। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उसके पीछे पीछे चल पड़े। सीढ़ियों के मोड़ पर जैसे उन्होंने कदम रखा, अचानक जमीन हिलने लगी और पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब हम वापस नहीं जा सकते। हाँ, अब तुम्हारा सफर सिर्फ आगे है, और आगे मौत है या चंद्रकांता, ये किस्मत तय करेगी। तेज सिंह, आंखें खुली रखना, यहाँ हर कोना जाल हो सकता है। मुझे तो ये जगह सांस लेती हुई लग रही है। अचानक आगे चलते चलते वो रहस्यमयी शख्स रुक गया। उसने मशाल जमीन के पास लाई और एक पत्थर को दबाया। तुरंत दीवार में से लोहे के नुकीले कांटों वाली सलाखें झटके से बाहर आ गईं। अगर तुमने ये पत्थर दबाए बिना आगे बढ़ने की कोशिश की होती तो अब तक तुम्हारे सीने आर पार हो चुके होते। कुछ कदम बाद एक मोड़ पर उसने रुक कर कहा, अब से एक एक कदम मेरे ठीक पीछे रखना। यहाँ की जमीन भरोसे लायक नहीं। लेकिन किस्मत को शायद कोई और ही खेल खेलना था। अचानक ऊपर से रस्सियों का जाल गिरा और ज्वाला उसमें फंस गई। वीरेंद्र ने तलवार से रस्सियों को काटने की कोशिश की, लेकिन तभी अंधेरे से 4 नकाबपोश साए निकल आए। तुम्हारा काम खत्म है, अब इसे हम ले जाएंगे। ये तो हमें फंसाकर सौंपने का नाटक था। वीरेंद्र ने बिना एक पल गवाए तलवार उठाई और एक नकाबपोश पर वार किया। तलवार की टंकार गूंजने लगी। तहखाना अब युद्ध भूमि बन चुका था। हड़बड़ाहट में मशाल गिर गई और अंधेरा गहराने लगा। लेकिन उसी अंधेरे में वीरेंद्र को एक औरत की धीमी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी। वीरेंद्र, बचाओ। चंद्रकांता। आवाज बहुत पास से आई थी, लेकिन जैसे ही वो उसकी ओर दौड़ा, दीवार अचानक घूमी और वो एक नए अंधेरे कक्ष में अकेला फंस गया। इतनी जल्दी भी क्या है वीरेंद्र विक्रम? पहले तुम्हें मेरी आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। वीरेंद्र ने चारों ओर देखा। कमरा गोलाकार था, जिसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और उन पर अजीब सी चमकती हुई लिपि खुदी हुई थी। बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर एक पुराना सुनहरा संदूक रखा था। इस संदूक में है चंद्रकांता का रास्ता, लेकिन इसे छूने से पहले तुम्हें इसके 3 सवालों का जवाब देना होगा। गलत जवाब तुम्हारी मौत। अगर ये मुझे चंद्रकांता तक ले जाएगा तो मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। पहला सवाल, वो क्या है जो तुम्हारे पास है, लेकिन जब तक तुम उसे किसी और को नहीं देते वो तुम्हारा नहीं? वादा। दूसरा सवाल, वो कौन है जो तुम्हारा पीछा भी करता है और तुम्हारे आगे भी चलता है? तुम्हारी परछाई। आखिरी सवाल, अगर तुम्हें चंद्रकांता तक पहुंचना है तो तुम्हें इस संदूक को खोलना होगा, लेकिन याद रखो, संदूक में जो पहला चेहरा तुम देखोगे वही तुम्हारा सच्चा दुश्मन है। वीरेंद्र ने तलवार एक ओर रखकर धीरे धीरे संदूक का ढक्कन खोला। अंदर एक दर्पण था और दर्पण में उसी का चेहरा नजर आ रहा था। हाँ वीरेंद्र, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन
तुम खुद हो। अचानक तहखाना हिलने लगा, दीवारों से पत्थर गिरने लगे और ऊपर से कोई चिल्लाया, महल का दरवाजा बंद करो, कोई बाहर ना निकल पाए। वीरेंद्र ने तलवार उठाई, लेकिन अगले ही पल दर्पण से सुनहरी रोशनी निकली और उसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। जब रोशनी मिटी तो वीरेंद्र वहां से गायब हो चुका था। वहां दूर काल कोठरी में चंद्रकांता ने अपनी आंखें खोली और फुसफुसाई, वीरेंद्र, तुम आ गए। लेकिन चंद्रकांता के सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर वो बुरी तरह चौंक गई और बोली, तुम अभी तक जिंदा हो? सिर्फ चंद्रकांता ही नहीं, वीरेंद्र विक्रम भी अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान था। आखिर तुम मेरे जाल में फंस ही गए वीरेंद्र विक्रम। क्रूर सिंह, अब तुम्हें मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगा यकू। और फिर जब चंद्रकांता यहाँ आएगी तो वो सिर्फ मेरी होकर रहेगी, सिर्फ मेरी यकू। ये सोचने की भूल मत करना क्रूर सिंह, चंद्रकांता का दिल जीतने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। और यही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हें खत्म करना। लेकिन उससे पहले तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि चंद्रकांता को अगवा किसने किया था? क्रूर सिंह के सवाल पर वीरेंद्र विक्रम ने हैरानी से उसको देखा और तब क्रूर सिंह ने कहा, तुम्हारे अपने सगे भाई ने, तुम्हारा अपना खून। ये सुनकर वीरेंद्र विक्रम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्यों वीरेंद्र विक्रम के अपने भाई ने चंद्रकांता को अगवा किया था, या क्रूर सिंह झूठ बोलकर एक षड्यंत्र रच रहा था? क्या शिवदत्त, क्रूर सिंह जैसे शैतानों के रहते हुए चंद्रकांता और वीरेंद्र विक्रम का मिलन हो पाएगा? युद्ध, प्रेम और तिलिस्म की इस गाथा का अब क्या होगा अंजाम? चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी, खून भरी दास्तान चंद्रकांता अभी शुरू हुई है।